नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक राज छुपाए बैठी है। खून, धोखा और साजिश के उस अंधेरे सफर पे चलिए हमारे साथ हर रोज एक नई कहानी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज की हमारी घटना कानपुर के गोविंदपुरी की है। कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रेलवे ट्रैक के किनारे की झाड़ियों के बीच एक लाश पड़ी देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। लाश एक युवती की थी, इसलिए यात्रियों में तरह तरह की बातें होने लगी। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि युवती को हवस का शिकार बनाकर भेद खुलने के डर से हत्या कर दी गई है, तो कोई कह रहा था कि ट्रेनों पर चलने वाले चोर गिरोह ने गहने लूटकर उसे गला दबाकर मार डाला है और लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी है। ये 26 जनवरी 2015 की घटना थी। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी है, इसलिए युवती की लाश पड़ी होने की सूचना चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को दे दी गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, सिपाही अनुज उपाध्याय व प्रकाश कुमार के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाकर लाश का निरीक्षण किया। जब उन्हें लगा कि यह हत्या का मामला है, तो उन्होंने इस बात की सूचना जीआरपी के अधिकारियों को भी दे दी। सूचना मिलने के बाद डीएसपी शेषनाथ सिंह यादव ने फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। युवती की उम्र 25 साल के आसपास थी। वो काली जीन्स, टी शर्ट और काली को पहने थी। गले में दुपट्टा लिपटा था और पास ही एक शॉल पड़ा था। युवती का रंग गोरा और शरीर हष्टपुष्ट था। महिला सिपाही उर्मिला ने उसके कपड़ों की तलाशी ली, तो उसके पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसके बारे में कुछ पता चलता। फॉरेंसिक टीम के इंचार्ज आरके सिंह ने जांच के बाद संभावना व्यक्त की कि युवती का पहले गला दबाया गया, उसके बाद दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या की गई है। युवती के गले और चेहरे पर चोट के निशान भी थे। फॉरेंसिक टीम जांच कर ही रही थी कि जीआरपी थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडी की नजर मृतका के दाहिने हाथ की हथेली पर पड़ी। उन्हें उसकी हथेली पर स्क्रैच पेन से एक मोबाइल नंबर लिखा दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत वो नंबर नोट करने के साथ उसका फोटो भी खिंचवा लिया। वहां एकत्र सैकड़ों यात्रियों में से कोई भी मृतका को नहीं पहचान सका। इसका मतलब वो युवती वहां की नहीं थी। मोबाइल नंबर मिलने से थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे को लगा कि इससे मृतका की शिनाख्त हो जाएगी। इसी उम्मीद से उन्होंने वो नंबर मिलाया, तो दूसरी और कुछ देर घंटी बजी। फिर फोन रिसीव होने पर आवाज आई, हेलो, कहिए, किससे बात करनी है? आप कौन बोल रहे हैं? ये मोबाइल फोन किसका है? थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने पूछा। मैं नौबस्ता गल्ला मंडी से अजय गुप्ता बोल रहा हूं। ये मोबाइल नंबर मेरे बेटे शिवम का है। आप कौन हैं और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? गुप्ता जी, मैं जीआरपी इंस्पेक्टर त्रिपुरारी पांडे बोल रहा हूं। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर एक युवती की लाश मिली है। उसी की हथेली पर यह नंबर लिखा था। वैसे आपका बेटा शिवम कहाँ है? पुलिस और लाश की बात सुन अजय गुप्ता का हलक सूख गया। किसी तरह थूक गटक कर वो बोले, साहब, शिवम तो बाहर गया है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके तुम गोविंदपुरी स्टेशन पर आ जाओ। किसी तरह की चालाकी की या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तो तुम बुरी तरह फंस सकते हो। त्रिपुरारी पांडे ने कहा। नहीं साहब, मैं तुरंत आ रहा हूं, कहकर अजय गुप्ता ने फोन काट दिया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि हैरान परेशान अजय गुप्ता गोविंदपुरी स्टेशन आ पहुंचे। उन्होंने युवती की लाश देखकर कहा, साहब, ये युवती कौन है? कहां की रहने वाली है? ये सब मैं नहीं जानता। 22 जनवरी को शिव पूजन इस युवती को मेरे पास लेकर आया था। उसने बताया था कि उन दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया है। उसे रहने के लिए कमरा चाहिए। तब मैंने इस युवती पर तरस खाकर शिव पूजन को योगेंद्र विहार नौबस्ता में अपने ससुर के घर में 2 कमरे वाला हिस्सा किराए पर दिला दिया था। ये शिव पूजन कौन है? थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने पूछा। साहब, शिव पूजन बांदा जिले के थाना गिरवा के महुआ तारका गांव का रहने वाला है। साल भर पहले वो मेरे होटल में काम करता था। सड़क चौड़ीकरण के दौरान जब मेरा होटल तोड़ दिया गया तो शिव पूजन गांव चला गया था। इसी जान पहचान की वजह से मैंने अपने ससुर के यहां उसे कमरा दिला दिया था। लेकिन 2 दिनों बाद ही पता चला कि युवती और शिव पूजन में झगड़ा होता है।
तब मैंने अपने बेटे को भेजकर कमरा खाली करा लिया था। अजय गुप्ता ने यह भी बताया कि शिव पूजन उनसे नौकरी दिलाने को कह रहे थे। इस पर उन्होंने उसे फतेहपुर के व्यवसायी ब्रिजलाल के यहां नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। पुलिस को अजय से शिव पूजन का मोबाइल नंबर मिल गया था। पूरी बात बताकर अजय गुप्ता घर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। उन्हीं की मदद से पुलिस शिव पूजन को गिरफ्तार करना चाहती थी। प्राथमिक कार्रवाई के बाद युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया गया। युवती के बारे में पता लगाने और शिव पूजन को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी शेषनाथ सिंह यादव ने अपने अधीन एक टीम बनाई। टीम में जीआरपी थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे, चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह, एसएसआई संजय तिवारी, आरके सिंह, सिपाही अनुज कुमार व प्रकाश उपाध्याय को शामिल किया। पुलिस टीम अजय गुप्ता को साथ लेकर योगेंद्र विहार स्थित उस मकान पर पहुंची जहां शिव पूजन युवती के साथ किराए पर रह रहा था। पुलिस टीम ने मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शिव पूजन और युवती में लड़ाई झगड़ा ही नहीं, मारपीट तक हो जाती थी। युवती के आने के 2 दिनों बाद 2 अन्य लोग आए थे। उनमें से अधिक उम्र वाले युवक को युवती मामा कहती थी। युवती के गले में मंगलसूत्र, चेन, पांव में पायल, कानों में बालियां और कमर में कमरबंद था, जबकि युवती के पास से पुलिस को कोई गहना नहीं मिला। इसका मतलब था कि हत्यारों ने हत्या के बाद युवती के गहने उतार लिए थे। यहां यह भी पता चला कि हत्या में शिवपूजन के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस टीम ने शिवपूजन के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे उसकी लोकेशन मिलने लगी। लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम बांदा के थाना गिरवा के गांव महवा तारा पहुंची। वहां पुलिस टीम को पता चला कि गांव के 4 लड़के बंका, शिवपूजन, हरिया और सुरेश और यहीं कहीं रहने वाले भगवान दास की विवाहित बेटी अंजलि उर्फ ममता गांव से गायब है। पुलिस टीम को लगा कि मरने वाली युवती अंजलि ही हो सकती है, इसलिए पुलिस टीम सीधे भगवान दास के पास पहुंची। उन्हें अमृत युवती का फोटो दिखाया गया तो फोटो देखते ही उन्होंने फबक कर रोते हुए कहा, हुजूर, ये फोटो मेरी बेटी ममता का है। बंका उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसी ने इसे मार डाला। मैंने थाना गिरवा में बंका के खिलाफ बेटी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस टीम ने भगवान दास को धैर्य बंधाते हुए बताया कि उसकी बेटी को बंका नहीं, शिव पूजन भगाकर ले गया था। उसी ने अपने 2 अन्य साथियों की मदद से उसे गोविंदपुरी स्टेशन पर मार डाला था और लाश रेलवे ट्रैक पर फेंककर साथियों के साथ फरार हो गया था। उनमें से एक उसकी बेटी का मामा था। साहब, मेरी बेटी का कोई मामा नहीं है, जगत मामा सुरेश था। ये सुरेश कौन है? थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने पूछा। साहब, सुरेश बगल के गांव गंछा का रहने वाला था, लेकिन रहता हमारे ही गांव में था। उसकी दोस्ती बंका, शिवपूजन और हरिया से थी। ये सभी एक साथ बैठ शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। ये सभी के सभी गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते थे। पुलिस के हाथ कोई कातिल तो नहीं लगा, लेकिन इस कवायद में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर मिल गईं। पुलिस टीम कानपुर लौट आई। पुलिस को इस बात की जानकारी हो गई थी कि अंजलि उर्फ ममता की हत्या उसके प्रेमी शिवपूजन तथा उसके साथियों हरिया और सुरेश ने की थी। इन सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम ने जाल बिछाना शुरू किया। शिवपूजन का मोबाइल सर्वेलांस पर लगा हुआ था। उसी के माध्यम से सुरेश और हरिया के बारे में भी पुलिस को जानकारियां मिल गई थीं, क्योंकि सुरेश और हरिया अपने अपने मोबाइल से शिवपूजन के मोबाइल पर फोन करते थे। शिवपूजन को अपने जाल में फंसाने के लिए जीआरपी थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने व्यवसायी ब्रिजलाल बनकर फोन किया और उसे फतेहपुर बुला लिया। अजय ने शिवपूजन को ब्रिजलाल के यहां नौकरी के बारे में बताया था, इसलिए बड़ी आसानी से वो उनके जाल में फंस गया। उसने फोन पर सुरेश और हरिया से बात की और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मिलने की योजना बनाई। ये लोग नयागंज सराफा बाजार में गहने बेचकर रुपए बांटना चाहते थे। सर्विलांस के जरिए पुलिस को इस बात की जानकारी हो गई थी। 31 जनवरी की सुबह शिवपूजन, हरिया और सुरेश ट्रेन से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतरे। वे जैसे ही बाहर आए, पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया और थाना जीआरपी ले आई। हरिया और सुरेश की तलाशी ली गई तो उनके पास मृतका का पर्स, मोबाइल फोन और गहने, मंगलसूत्र, चेन, कमरबंद और कान के टॉप्स बरामद हो गए। इसके अलावा पुलिस ने उन तीनों के भी मोबाइल फोन जब्त कर लिए। डीएसपी शेषनाथ सिंह यादव और थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने शिवपूजन, हरिया और सुरेश से अंजलि की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने सहज ही अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
उनके अपराध स्वीकार करने के बाद थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने मृतका के पिता भगवान दास की ओर से भादंवी की धारा 302, 201, 411 के तहत शिव पूजन, हरिया और सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सभी को विधि संगत बंदी बना लिया। पुलिस जांच और अभियुक्तों से की गई पूछताछ में अंजलि हत्याकांड की जो कहानी पता चली वो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना गिरवा का एक गांव है महवतारा। इसी गांव में पंडित भगवान दास अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी राजवती के अलावा इकलौती बेटी अंजलि उर्फ ममता थी। भगवान दास की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए अंजलि ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी। अंजलि उर्फ ममता काफी खूबसूरत थी। जवान होने पर उसकी खूबसूरती और शौक हदाए शराब के नशे को भी मात देने लगी। उसकी मादकता गांव के लड़कों को मद्दोश करने लगी। आलम यह हो गया कि नशे से गुरेज करने वाला युवक भी इस नशे को एक बार चखने की फिराक में रहने लगा। हर खूबसूरत लड़की की तरह अंजलि भी खुद को आईने में देखकर इतराती थी। लड़कों का अपनी ओर आकर्षित होना उसे बहुत अच्छा लगता था। अंजलि महत्वाकांक्षी तथा फैशन परस्त युवती थी। बन-ठन कर रहना उसकी फितरत में शामिल था। जवान होते ही वो गांव के लड़कों को रिझाने लगी। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन वो गरीबी में जीना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने शौक पूरे करने के लिए उसने कई लड़कों से दोस्ती कर ली। अंजलि के पड़ोस में रहने वाला बांके उर्फ बंका यादव भी अंजलि का दीवाना था। वो शबाब के साथ शराब का भी शौकीन था। अंजलि को पाने के लिए बंका ने उसके पिता भगवान दास के रुपयों में पैसों से मदद करनी शुरू कर दी। इसी बहाने वो अंजलि के घर आने जाने लगा। अंजलि पर वो इस तरह फिदा था कि वो अपनी कमाई उस पर और उसके घर वालों पर लुटाने लगा था। बंका शरीर से हष्टपुष्ट था, इसलिए अंजलि भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। अंजलि एकांत में मिलती तो वो उससे शारीरिक छेड़छाड़ और अश्लील मजाक करता। अंजलि छेड़छाड़ और मजाक का विरोध करने के बजाय रोमांचित हो उठती। उसका जी चाहता कि बंका उसे अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करे। एक दोपहर बंका अंजलि के घर पहुंचा तो वो घर में अकेली थी। उसके पिता बाजार गए हुए थे और मां पड़ोसी के घर गप्पे मार रही थी। बंका ने मौका देकर अंजलि को बाहों में भर लिया। अंजलि ने विरोध नहीं किया तो बंका ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसे लेकर एक कमरे में चला गया। उसके बाद दोनों ने पंडित भगवान दास की इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए। अब बंका और अंजलि को जब भी मौका मिलता एक दूसरे को समर्पित हो जाते। कुछ दिनों तक तो उनके इस खेल की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन ऐसी बातें छिपती कहां है। एक दिन राजवती ने अंजलि और बंका को घर में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। बंका तो भाग गया, लेकिन राजवती ने अंजलि की जमकर पिटाई कर दी। भगवान दास को पता चला तो उन्होंने भी अंजलि की धुनाई की। बाप की इस पिटाई का अंजलि पर उल्टा असर पड़ा। वो सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। उसने बंका के अलावा गांव के ही शिवपूजन, हरिया और सुरेश से भी नाजायज संबंध बना लिए। वो कभी बंका के साथ रंगरालियां मनाती तो कभी सुरेश या शिवपूजन के साथ। नए नए प्रेमियों के साथ शारीरिक सुख भोगना उसकी आदत बन गई। उसे न समाज का डर था, न परिवार की इज्जत की चिंता। दरअसल शिवपूजन, हरिया और सुरेश बंका के ही दोस्त थे। इनमें सुरेश बगल के गांव गगनछा का रहने वाला था। सुरेश जुआ खिलवाने का काम करता था, इसलिए वो अपने गांव के बजाय बंका के गांव में रहता था। वो ब्याज पर पैसे देकर गांव के बाग में फड़ लगवाता था, इसलिए गांव के आवारा लड़कों से उसके अच्छे संबंध थे। सभी उसे जगत मामा कहते थे। बंका ने ही सुरेश की दोस्ती अंजलि से कराई थी। उसके बाद उन दोनों के बीच भी संबंध बन गए थे। शिवपूजन भी बंका का ही दोस्त था। वो कानपुर में अजय गुप्ता के हमीरपुर रोड स्थित होटल में नौकरी करता था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वो गांव आ जाता था। 25 वर्षीय शिवपूजन शरीर से हष्टपुष्ट और आकर्षक था। गांव आने पर वो बंका और उसके दोस्तों को खूब खिलाता पिलाता। बंका और अंजलि के संबंधों की जानकारी शिवपूजन को भी थी। अंजलि की सुंदरता पर शिवपूजन भी फिदा था। जब उसने बंका से कहा कि वो अंजलि से उसकी दोस्ती करा दे तो उसने कोई एतराज नहीं किया। इसके बाद शिवपूजन और अंजलि के भी संबंध बन गए। शिवपूजन से संबंध बनने के बाद अंजलि बंका के अन्य दोस्तों के बजाय शिवपूजन को ज्यादा भाव देने लगी। शिवपूजन अंजलि का ऐसा दीवाना बना कि नौकरी छोड़कर गांव में ही रहने लगा। दूसरी ओर भगवान दास बेटी की हरकतों से परेशान था। अब वो जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहता था।
लेकिन वो जहां भी उसकी शादी के लिए जाता, बदनामी उससे पहले वहां पहुंच जाती। काफी प्रयास के बाद उसने अंजलि की शादी दिलीप शुक्ला के साथ तय कर दी। दिलीप शुक्ला 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वो पड़ोस के गांव लुतारा का रहने वाला था और गुजरात के सूरत में नौकरी करता था। 6 जून 2014 को अंजलि का विवाह दिलीप के साथ हो गया। अंजलि खूबसूरत तो थी ही, सो सभी ने उसके रूपयावन की तारीफ की। दिलीप भी सुंदर पत्नी पाकर खुश था, लेकिन अंजलि को ना तो ससुराल पसंद आई और ना ही पति दिलीप। इसकी वजह यह थी कि अंजलि खुले विचारों की आवारा युवती थी, जबकि ससुराल में हर तरफ बंदिश थी। इसके अलावा अंजलि शादी से पहले कई प्रेमियों से शारीरिक सुख पा चुकी थी, इसलिए उन प्रेमियों के आगे उसे पति दिलीप शुक्ला कमजोर नजर आता था। अंजलि ने जैसे तैसे 1 महीना ससुराल में बिताया। भगवान दास उसे चौथी में विदा करा कर लाए तो वो फिर उड़ने लगी। उसकी मुलाकात शिवपूजन से हुई तो उसने कहा, यार अंजलि, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। लगता है पति ने कुछ ज्यादा ही सेवा की है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं तुम मुझसे मुंह ना फेर लो। शिव, पति तो अच्छा है, लेकिन जो बात तुम में है वो उसमें नहीं है। उसने जब जब मुझे बाहों में लिया, मुझे तुम्हारी याद आई कि काश मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मुझे जीते जी स्वर्ग मिल जाता। तो अब कर लो शादी, मैं तुम्हें शहर ले जाकर रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, चाट खिलाऊंगा। शहर में हमारा घर है, रोजगार है। गांव में ससुराल होने से वहां तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर तुम्हारा पति भी परदेसी है, पता नहीं कब आएगा। उससे भी तुम्हें निराशा ही मिलेगी। शायद तुम ठीक कहते हो शिव, हम दोनों हम उम्र हैं, हमारी तुम्हारी जोड़ी भी खूब फबेगी। अब मैं ससुराल कभी नहीं चाहूंगी। अंजलि शिवपूजन के सब्ज बाग में फंस गई। 22 जनवरी 2015 की सुबह अंजलि ने अपना घर छोड़ दिया और शिवपूजन के साथ बस से कानपुर आ गई। कानपुर आकर शिवपूजन अपने होटल मालिक अजय गुप्ता से मिला, जो नौबस्ता गल्ला मंडी में रहते थे। शिवपूजन ने अजय को बताया कि उसने घर से भागकर अंजलि से विवाह किया है। अब उसे रहने के लिए किराए का मकान चाहिए। इस पर अजय ने उसे योगेंद्र विहार में किराए का मकान दिला दिया। 2 दिनों में ही अंजलि को पता चल गया कि शिवपूजन ने उसे जो सब्जबाग दिखाए थे वे सब झूठे थे। उसके पास न रहने को मकान है और न ही कोई रोजगार। न वो उसे घुमाने ले जाता था, न ही गोलगप्पे खिलाने। वो दिन रात फोन में खोए रहती थी। घर के कामों में उसका ध्यान कम रहने लगा और धीरे धीरे वो फोन की आदी हो गई। विष्णु को अंजलि की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे बार बार टोकता, लेकिन अंजलि पर कोई असर नहीं होता। बस यहीं से दोनों के बीच छोटी मोटी तकरार शुरू हो गई। समय बीतता गया, लेकिन अंजलि की आदत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। ऐसा लगने लगा मानो उसे फोन का नशा हो गया हो। साल 2020 आते आते दोनों के रिश्ते और खराब हो गए। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे ना छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।